नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण। पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? पर्यावरण के अंतर्गत वो सभी चीज़ें आती हैं जो हमारे लिए हमारी आँखों से दिखाई देती हैं, कानों से सुनाई पड़ती हैं और त्वचा से जो स्पर्श की जाती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या कहलाती हैं? पर्यावरण कहलाती हैं। इसके अंतर्गत जो हमारी पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वह सब पर्यावरण। उसमें हमारे जीव हैं, जंतु हैं, तालाब हैं, मकान हैं, औद्योगिक जो कारखाने हैं, सड़क है, इमारतें हैं, बिजली की जो लाइनें हैं और हमारे तालाब हैं, कुआं हैं, पोखर हैं, ये सब हमारे जीव जंतु हैं। इसमें चाहे मकान, इमारतें, सब हमारा क्या आ जाएगा? ट्रेवल्स हैं, ये सब हमारे इसमें आ जाएंगे पर्यावरण। तो ये चीज़ हम कक्षा 6 से ही 5 से पढ़ के आए हैं कि पर्यावरण जो है वो हमारा बना है परि प्लस आवरण से। इन दो शब्दों से मिलकर ये पर्यावरण बना है। परि का जो अर्थ होता है वो होता है चारों ओर, और जो आवरण है इसका अर्थ होता है घेरा। अर्थात हम कह सकते हैं इन दोनों को मिला के कि चारों तरफ से जो घेरता है, चारों ओर से जो घेरता है वह पर्यावरण कहलाता है। चारों ओर से जो घेरता है वह पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अच्छा। इसमें क्या होता है, जीवन की जो क्रियाएं होती हैं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो हमें प्रभावित करती हैं, ये सब हमारे क्या हैं? पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएं। अच्छा, ये जो इसे जो पर्यावरण है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एनवायरो एनवायरो एनवायरन एनवायरमेंट। तो ये जो एनवायरमेंट जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अच्छा, ये लिया किससे गया है? तो ये हमारी जो फ्रेंच भाषा है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। वो शब्द कौन सा है? तो वह हमारा है एन वायरोनेर। एन वायरोनेर से ये लिया गया, एन वायरोनेर। ये इससे लिया गया, ये फ्रेंच भाषा में जो एनवायरोनेर है इससे ये लिया गया एनवायरमेंट। एनवायरमेंट शब्द है ये अंग्रेजी भाषा में है और इसका अर्थ होता है पर्यावरण। पर्यावरण जो है वो चारों ओर से घिरे जो हमारा वातावरण है वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। या ये जो परि प्लस आवरण से मिलकर पर्यावरण बनता है। इसके लिए हम कह सकते हैं आस पड़ोस जो है ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा आवरण कहलाएगा। तो ये बात हमने कर ली इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगली जो आती है पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक, तो जो पर्यावरण के घटक हैं वो देखो क्या है। पर्यावरण के जो घटक हैं वो दो तरीका के होते हैं। तो इसमें पहले जो हम बात करेंगे वो हो जाएगा हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, या दूसरा जो है हमारा वो हो जाएगा मानव कृत पर्यावरण। इसे हम दो चीज़ों से हम जानते हैं। इसके लिए हम दूसरा नाम दे सकते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। ये तो हमारा प्राकृतिक है ही। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसके लिए भी फिर दो भागों में बांटा है। एक बांटा है हमने जैविक, या इसे हम जीवीय कहते हैं, और दूसरा है हमारा जैविक, या इसके लिए हम अजीवीय भी कहते हैं। ये दो चीज़ें ये हो गई। तो ये जो अजैविक है, एक हमारा जैविक है और दूसरा हमारा अजैविक है। तो जो जैविक है उसके अंतर्गत क्या आ जाए? इसके अंतर्गत आ जाएंगे हमारे जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये हमारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे।
और इसमें बैक्टीरिया वायरस भी आ जाएगा, वायरस एवं बैक्टीरिया ये आ जाए। अब जो हमारा अजैविक घटक है, तो जो अजैविक घटक है इसके अंतर्गत आ जाएगा स्थल, फिर हमारा आ जाएगा जल, फिर हमारा आ जाएगा वायु, और फिर हमारा आ जाएगा प्रकाश, और इसके बाद हमारा आ जाएगा मृदा और हमारा ताप। ये हमारे इसके अंतर्गत आ जाए, किसके, जो अजैविक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है हमारा मानव निर्मित। तो मानव निर्मित में हमारी क्या क्या चीज़ आ सकती है, इसमें इमारत या मकान आ सकते हैं। इसके अंतर्गत हमारे उद्योग धंधे आ सकते हैं, उद्योग धंधे। इसके अंतर्गत हमें सड़क पुल ले सकते हैं। इसके अंतर्गत हम सड़क पुल या पार्क, और इसके अंतर्गत हम संस्कृति ले सकते हैं। तो ये जो बातें हुई हमारी, ये हुई हैं पर्यावरण के घटक को लेकर। पर्यावरण जो घटक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है और एक मानवकृत पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण को दो भागों में बांटा, एक जैविक पर्यावरण और एक अजैविक पर्यावरण। और जो हमारा जैविक पर्यावरण है, यानी कि जो जीवित हैं, जो श्वास लेते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, जैविकीय हो जाएंगे या जैवीय हो जाएंगे। और जो हमारे जो अजैविक है, इसमें हम स्थलमंडल ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, वायु, प्रकाश और ताप और मृदा ले सकते हैं। जो हमारे मानवकृत है, इसमें इमारत हैं, उद्योग धंधे हैं, और सड़क है, पुल है, पार्क है और संस्कृति, ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है जी। आगे अगर हम बात करें तो पर्यावरण जो है, वह है हमारे पर्यावरण के क्षेत्र। तो जो पर्यावरण के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखो पर्यावरण के जो क्षेत्र हैं वो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो पर्यावरण के क्षेत्र हैं, सबसे पहले तो हम इसके लिए स्थलमंडल कहते हैं, एक स्थलमंडल। दूसरा हो जाएगा हमारा जलमंडल, और तीसरा हमारा जो हो जाएगा वायुमंडल, और चौथा हो जाएगा हमारा जैवमंडल। ये हमारे 4 मंडल हो जाएंगे। अच्छा, स्थल मंडल की अगर हम बात करें, जो स्थल मंडल है, स्थल जो मंडल है, तो इसके अंतर्गत ये ठूस ये जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, पृथ्वी की ऊपरी परत, इसे हम दूसरी परपटी भी कहते हैं। क्या, परपटी जो है को हम स्थल मंडल कहते हैं। अच्छा, दूसरी अगर बात करें तो ये जो कितने परसेंट पाया जाता है, ये लगभग 29% पाया जाता है। क्या चीज़, जो हमारा स्थलमंडल है ये हमारा लगभग 29% पाया जाता है। और इससे जो मंडल, यह जो मंडल है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसमें जो है पाई जाती है शैल एवं खनिज पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं, ये मंडल जो है इसकी जो पतली जो परत है वो मिट्टी से ढकी होती है। इस मंडल की पतली, इस मंडल की परत पतली होती है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आती क्या क्या चीज़ें हैं, तो स्थल जो मंडल है इसके अंतर्गत आती हैं मंडल, वो आती हैं हमारी, जैसे क्या क्या चीज़ आई, जैसे है पर्वत, पठार, मैदान, घाटी हो गई, तालाब हो गए हमारे, ईटीसी, ये चीज़ें हमारी पाई जाएंगी। अच्छा, इसका महत्व क्या है, तो स्थल मंडल का महत्व,
स्थल मंडल का जो महत्व है वह क्या है? तो ये खनिजों का प्रमुख स्रोत है। खनिजों का प्रमुख को कहते हैं मुख्य, क्या है, स्रोत है। नेक्स्ट हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे हमारे लिए खेती और जो है वन और जो है रहने का स्थान निर्मित होता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें पशुओं के चरने व रहने की व्यवस्था होती है स्थल मंडल पे। तो ये जो कुछ बातें हैं ये हमारे स्थल मंडल को लेकर हुई। अगर हम बात करें जल मंडल की, तो जल मंडल जो है ये क्या है? तो जल मंडल है ये पृथ्वी पर लगभग इसका जो स्थान है वो 71% है। 71% ये पृथ्वी पर लगभग पाया जाता है। अच्छा, ये किस रूप में पाया जाता है? ये हमारे लिए नदियों, नहरों, पोखर, तालाब, जलाशय और जो हमारे क्या बोलते हैं कुएं इत्यादि के रूप में पाया जाता है। इसकी और क्या दशाएं हो सकती हैं? इसकी अन्य दशाएं जो हैं वो है हमारी वाष्प के रूप में मिलता है, ये बर्फ के रूप में मिलता है, और भूमिगत यानी भूमि के जो अंदर है भूमिगत जो जल है उसके रूप में ये हमें मिलता है। तो ये हमारी जो बातें हुई वो हुई हमारी जल मंडल को लेकर। जल मंडल के महत्व हैं, जल मंडल के महत्व क्या हैं? तो जल मंडल के जो महत्व हैं वो आप जानते ही हैं। सभी जीवों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि जल से ही बादल बनते हैं, फिर जो है बादल वर्षा करते हैं, और वर्षा से हमारा जो है वर्षा से जीवों की जैविक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ये बात हो गई हमारे जलमंडल को लेकर। अगर हम आगे बात करें वायुमंडल को लेकर, तो जो हमारा वायुमंडल है वो समझो क्या है। हमने बात की है वायुमंडल, तो जो वायुमंडल है ये सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी जो है रक्षा करता है। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद जो वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ पाई जाती है? इसके अंतर्गत वायुमंडल में जो पाई जाती है वह है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
ये आदि गैसें इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो धूल के कण हैं, जल वाष्प है, वाष्प, ये सब इसी में पाए जाएंगे। वायुमंडल के महत्व की अगर बात करें तो वायुमंडल का जो महत्व है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रक्षा करती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों की पराबैंगनी किरणों से जीवों की ओजोन परत रक्षा करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह हो जाएगा हमारा मौसम और जलवायु में परिवर्तन। मौसम और जलवायु में परिवर्तन लाता है कौन? वायुमंडल। अब मौसम और जलवायु समझो। देखो, जो मौसम होता है वो प्रति मिनट बदल सकता है, प्रति घंटा बदल सकता है और प्रति हमारे दिन बदल सकता है। यानी कि जो शॉर्ट टाइम जो हमारा वेदर पाया जाता है वो हमारा मौसम कहलाता है। जलवायु एक प्रोसेस होती है लंबी, जो लगभग 40 से 45 वर्षों का समय लगता है उसे बदलने में। तो वह हमारी क्या कहलाती है? वह हमारी जलवायु कहलाती है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो क्या है वो समझो। रेडियो संचार में मदद करता है, संचार में सहायता, ये हमारा हो गया क्या? वायुमंडल के महत्व। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैव मंडल की, तो जैव मंडल है, इसके लिए हम जीव मंडल भी कहते हैं। अब ये क्या है? पृथ्वी पर संकीर्ण यानी कि छोटा जो क्षेत्र है, संकीर्ण यानी कि छोटा क्षेत्र स्थल, जल वायु, जो जल प्लस वायु से जो मिलकर बना है, जल वायु से मिलकर बना है, मिलकर बना है और जो जीवों को जीवन जीने की सहायता प्रदान करता है, वह हमारा जैव मंडल कहलाता है। ये तो हो गया जैव मंडल। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ये जो जैव मंडल है तो इसके अंतर्गत है हमारे जंतु, पादप और हमारे हैं पशु पक्षी, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? ये हमारे जैव मंडल में आ जाएंगे। इसका महत्व क्या है? जैव मंडल का महत्व, जैव मंडल का जो महत्व है वो समझो क्या है? जीवन जीने की अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। कौन? ये जीवन जीने की अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, वो हमारा जैव मंडल का महत्व कहलाएगा। आगे अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र क्या होता है, तो एक बार जरा हम इस पर नज़र डाल लें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो हम बात कर रहे हैं पर्यावरण का, जो हमारा क्षेत्र है उसकी।
तो देखो ये जो पर्यावरण है, हम्म, देखो ये जो पर्यावरण ये दो शब्दों से मिलकर बना, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और जो आवरण का अर्थ है वो है घेरा। हम कह सकते हैं कि जो चारों ओर से हमें घेरता है वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण को हम इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं, और जो एनवायरनमेंट है ये हमारे फ्रेंच भाषा के शब्द जो है एनवायरो एन एनवायरोनेर से लिया गया है। ये जो फ्रेंच भाषा का शब्द है एनवायरोनेर, इससे लिया गया है। इसका अर्थ होता है पास पड़ोस या आवरण। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के जो घटक हैं प्रकृति, प्राकृतिक पर्यावरण है, दूसरा है हमारा मानवकृत पर्यावरण। तो क्या बोलते हैं, प्राकृतिक जो पर्यावरण इसके अंतर्गत हम जैविक जीवीय जैविक जो पर्यावरण है वो है, और दूसरा है हमारा अजैविक पर्यावरण। तो ये दो चीज़ें हो गई। फिर हमारा मानवकृत है, तो इसमें इमारतें आ जाएंगी, मकान आ जाएंगे, उद्योग धंधे आ जाएंगे, सड़क आ जाएंगे, पार्क आ जाएगी, संस्कृति आ जाएगी। जो जैविक जो पर्यावरण उसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, वायरस और बैक्टीरिया आ जाएंगे। जीविक और जो अजैविक है इसके अंतर्गत स्थलमंडल यानी पृथ्वी, जलमंडल यानी जल आ जाएगा, वायु आ जाएगी यानी हवाएं, और जो हमारा प्रकाश है वो आ जाएगा, और मृदा और ताप आ जाएगी। वो हमसे पूछ लेगा कि जो इन्वायरमेंट शब्द है वो किस भाषा से लिया गया, तो वो किस भाषा से लिया गया, वो हमारा लिया गया फ्रेंच भाषा से। अच्छा, फ्रेंच भाषा के किस शब्द से लिया गया, तो वो लिया गया एनवायरोनेर से। किससे? एनवायरोनेर से। अच्छा, पर्यावरण के जो घटक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से हम उसे कहेंगे दो प्रकार के होते हैं, और जो है मुख्य शब्द ना आए तो वो हमसे पूछ लेगा कि कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो हम उसके लिए 4 प्रकार के बताएंगे, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण हो गया इसके 2 भाग और एक मानवकृत, तो ये हमारे 4 प्रकार के हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह हमारा पर्यावरण के क्षेत्र। तो पर्यावरण के क्षेत्र है, इसमें हमारा स्थलमंडल है, हमारा जलमंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल, या इसके लिए हम जीव मंडल भी कहते हैं। तो जो हमारा स्थलमंडल है इसमें हम पृथ्वी की ऊपरी परत या परपटी को हम स्थलमंडल कहते हैं, जो लगभग 29% पाई जाती है। इसमें शैल हैं, खनिज लवण हैं, और क्या बोलते हैं, इसकी जो मंडल की परत है वो पतली होती है। स्थलमंडल में क्या है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, और घाटी है, तालाब है, नदियाँ हैं, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अच्छा, स्थलमंडल को अगर हम खोल के देखें तो खनिजों का जो प्रमुख मुख्य जो स्रोत है वो हमारा स्थलमंडल है। हमारे लिए खेती वन रहने का जो स्थान प्रदान करता है वो हमारा स्थलमंडल है। पशुओं को चरने के लिए जो व्यवस्था करता है वो हमारा स्थलमंडल है। जलमंडल की बात करें तो ये पृथ्वी पर हमारे लगभग 71% पाया जाता है, और इसमें हम नदियां हैं, नहर हैं, पोखर हैं, तालाब हैं, जलाशय हैं, कुएँ हैं इत्यादि पाए जाते हैं। अन्य दशाएं में ये वाष्प के रूप में हमारी मिलता है, बर्फ़ के रूप में मिलता है, और भूमिगत रूप में ये पाया जाता है। इसके महत्व की बात अगर करें तो ये सभी जानते हैं, सभी जीवों के लिए आवश्यक है। जल से ही बादल बनते हैं, बादल फिर हमारे वर्षा होकर और जीवन की जो सुचारू रूप से चलने वाली क्रियाएं उनको ये जीवों को प्रदान करता है। वायुमंडल के अंतर्गत हम बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर जो उपस्थित जो आवरण है वो वायुमंडल कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या जाता है, जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, और ये इत्यादि जो गैसें वो पाई जाती है। धूल के कण पाए जाते हैं और जलवाष्प पाई जाती है। वायुमंडल का जो महत्व है वो क्या, पराबैंगनी किरणों से जो आने वाली जो किरणें होती हैं वो जीवों की रक्षा करता है। कौन? ओजोन परत। तो ये हमारे किसके, वायुमंडल की हमारी विशेषताएं हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है कि मौसम और जलवायु में जो परिवर्तन लाता है वो हमारा वायुमंडल लाता है, और जो हमारी रेडियो संचार में जो सहायता करता है वो भी हमारा वायुमंडल करता है। जैवमंडल या जीवमंडल ये हमारी पृथ्वी की जो संकीर्ण जो परत है, छोटा क्षेत्र है, उसके लिए हम जैवमंडल कहते हैं। ये जल और वायु से मिलकर बनता है, और इसके लिए हम क्या बोलते हैं, जीवों की जीवन जीने की जो सहायता प्रदान करता है वो हमारा जैव मंडल कहलाता है। इसमें जंतु हैं, पादप हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंगे, ये सब हमारे जैव मंडल में आ जाएंगे। अच्छा, इसमें जैव मंडल का जो महत्व है, जीवन जीने की जो अनुकूल परिस्थितियां हमें प्रदान करता है वो हमारे लिए कौन करता है, वो हमारा जैव मंडल
प्रदान करता है। और अगर हम आगे बात करें तो वो है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र या हम इसके लिए पारितंत्र भी कहते हैं, इसे समझो जरा। तो देखो ये क्या है पारितंत्र। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम है एजी टेंसले। एजी टेंसले, इन्होंने ये बात 1935 में बताई कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। कौन कौन? इसमें जो हमारे जो जीवधारी हैं, जो एक दूसरे के साथ जीवधारी जो हैं एक दूसरे के साथ जो परस्पर क्रियाएं करते हैं, वो हमारे रासायनिक कारण हो सकते हैं और हमारे भौतिक कारण हो सकते हैं। इसमें भी ये अपनी क्या बोलते हैं सुचारू रूप से क्रियाएं चलाते हैं। तो ये बात हमारे एजी टेंसली ने इस विचारधारा को सबसे पहले प्रतिपादित किया। तो हम कह सकते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसके लिए सबसे पहले जो विचारधारा दी वो किसने दी? तो वो एजी टेंसले ने दी। पारिस्थितिकी तंत्र की जो विचारधारा दी वो एजी टेंसले ने दी 1935 में। ठीक है जी। आगे अगर हम बात करें तो जो पारिस्थितिकी है ये है क्या? पारिस्थितिकी, तो जो पारिस्थितिकी है ये अंग्रेजी में इसके लिए हम इकोलॉजी कहते हैं। ये जो इकोलॉजी है इसका जो सबसे पहले जो शब्द है जो इकोलॉजी, इस शब्द को सबसे पहले जो दिया है वो है अर्नेस्ट हिकल। इन्होंने इसे सबसे पहले दिया था पारिस्थितिकी। अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र की जो प्राकृतिक जो क्रियात्मक जो इकाई होती है वह इसमें छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो ये हमारे इसके अंतर्गत आ जाए। तो इसमें जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है, पारिस्थितिकी जो है इसके लिए सबसे पहले अर्नेस्ट हिकल ने इस शब्द को दिया है। पारिस्थितिकी अंग्रेजी में इसके लिए हम इकोलॉजी कहते हैं और इसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हिकल ने किया है। आगे अगर हम बात करें तो जो उष्णकटिबंधीय जो पारितंत्र है सर्वाधिक उत्पादक जो पारितंत्र माना जाता है। ये जो थोड़ा नोट करके लिख लो कि जो उष्ण माने जो गर्म प्रदेश हैं या जो रेगिस्तान वगैरह हैं, उष्णकटिबंधीय पारितंत्र, उष्णकटिबंधीय पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। अच्छा, इसके जो पारिस्थितिकी तंत्र के अगर घटक हैं तो वो कितने हैं? पारिस्थितिकी जो घटक है तो इसके लिए पारिस्थितिकी घटक को कितने भागों में बांटते हैं? तो इसका ये जो भाग है पहला हो जाएगा हमारा जैविक घटक, फिर हो जाएगा हमारा अजैविक। तो इसको जरा समझते हैं। तो जैविक घटक में हमारे तीन चीज़ें सबसे पहले पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? इसमें सबसे पहले होता है उत्पादक, फिर हमारा होता उपभोक्ता और फिर हमारा जो होगा वो होगा अपघटन कर्ता। तो उत्पादक जो होता है वो हमारे होते हैं पौधे और जो उपभोक्ता होता है वो होता है जीव, और इस जीव को जो विघटन करता है वो होते हैं बैक्टीरिया और वायरस। बैक्टीरिया और वायरस, तो ये चीज़ें इसमें पाई जाती। और जो अजैविक घटक है तो उसकी हम बात आगे करेंगे।
अब जो अजैविक घटक है हमारा, तो इसके अंतर्गत देखो क्या आता है। अजैविक घटक है, इसके अंतर्गत आता है प्रकाश, पढ़ाई है हमने, वायु है, जल है, मिट्टी है या मृदा है, कार्बनिक पदार्थ, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अच्छा, खाद्य श्रृंखला की जो कड़ी है वो किस तरीक़े से चलती है, आगे हम बात करेंगे। खाद्य श्रृंखला, या हम इसके लिए खाद्य कड़ी भी कह सकते हैं। तो ये देखो कैसे काम करती है। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न जीवों का वह क्रम जिसके द्वारा एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रभाव होता है, उसके लिए हम खाद्य ऊर्जा का एक दिशीय हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल क्रम कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम उदाहरण की अगर बात करें, तो अगर हम बात करें उदाहरण, तो पौधे हैं, पौधे, फिर पौधे को किसने खाया, वो खाया टिड्डा ने या टिड्डी ने। फिर इस टिड्डी को किसने खाया, मेढक ने, और इस मेढक को खाया सांप ने। अच्छा ठीक है, अब ये चलता कैसे है वो समझो। पौधा जब एक उत्पन्न हुआ तो इस पौधे को टिड्डी ने खाया, और टिड्डी को खाया मेढक ने, और मेढक को खाया सांप ने। तो ये इस तरीक़ा से ये क्रम चलता रहता। अब देखो क्या होता है। तो जो ऊर्जा का जो क्रम होता है वो कैसे चलता है, देखो इसके लिए हम ऊर्जा का जो पिरामिड है वो भी हम बना सकते हैं। तो ऊर्जा का जो पिरामिड है वो इस तरीक़ा से बनता है। इसमें हम सबसे पहले देखें तो वो कैसे चलता है वो देखो। तो सबसे पहले हमारा ये हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता, और ये हमारा हो जाएगा उत्पादक, और ये हो जाएगा हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, और ये हो जाएगा हमारा द्वितीय उपभोक्ता। ये इस तरीक़ा से चलेगा। फिर हम अगर आगे बात करें तो इसमें क्या है, देखो इसमें पहले जो पौधा था तो इसमें क्या है, हम मान लेते हैं इसकी जो इकाई थी वो थी 1000, 10,000 मानो, 10,000 मानेंगे तो ठीक रहेगा। तो ये 10,000 हो गए। फिर इसका जो घटा जो क्रम, तो जो घटा फिर इसके लिए क्या मिला, 100। जो ऊर्जा का जो 10% जो घटता है तो वो ऐसे चलता है 10% में। देखो 10% जो घट रहा है वो ऐसे करके घटता है। तो वो कैसे गए 100। फिर अगर इसके लिए हम देखें तो वो कैसे चलेगा, फिर ये बचा 10 मेढक के पास, और मेढक के पास आने के बाद फिर ये जो हमारा चला है वो चला है हमारा 1%। और इसको बाद में अगर जो हमारे तृतीय उपभोक्ता होंगे उसके पास ये पहुँचते पहुँचते 0.1 में ये पहुँच जाएगा। तो ये हमारे इस तरीक़ा से क्या होता है, चलता है। वो चलता है हमारा उदाहरण में, जैसे ये यहाँ पर 10,000 था तो फिर ये 10% इसका 1,000 हो जाएगा, सॉरी 10% इसका जो 10% में अगर हम बात करें तो 100 रह जाएगा, और 100 का 10% हमारा ये 10 रह जाएगा, और 10 का जो 10% वो 1 रह जाएगा, और इसका 0.1 रह जाएगा। तो ये इस तरीक़ा से हमारा चलता रहता है क्रम। इसमें ये कह रहा है कि लिडमैन जो एक नामक ये जो क्रम दिया था, ये लिडमैन ने दिया था, लिंडमैन जो थे उन्होंने ये क्रम दिया कि 10% का सिद्धांत, इसे ही हम कहते हैं। इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य से ही चलता है। तो जो सूर्य से जब चला तो इस तरीक़ा से ये इस तरह चलता रहता। आगे अगर हम बात करें तो इसमें जैसे है स्तर हैं, तो स्तर में सबसे पहले हम बात करते हैं जो श्रृंखला के स्तर हैं उनकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो प्राथमिक स्तर है उसमें हम
द्वितीय स्तर की बात करेंगे। जो प्राथमिक स्तर है इसमें हम द्वितीय स्तर की बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारे आ जाएगा पौधे और हाथी आ जाएगा। फिर जो हमारा तृतीय होगा स्तर, तो तृतीय स्तर में जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा हिरन और बाघ। फिर हम तीसरे स्तर की अगर बात करें तो वो हमारा आएगा चतुर्थ। तो जो चतुर्थ स्तर आ जाएगा उसके अंतर्गत आएगा हमारा पौधे, खरगोश और लोमड़ी। पौधे, खरगोश, लोमड़ी, ये इस तरीक़ा से चलेगा। फिर हम अगर पांचवें स्तर की बात करें, पंच स्तर की, तो पंच स्तर में हमारा आ जाएगा पौधे, कीट, मेढक, सांप आ जाएगा, फिर हमारा मोर आ जाएगा। ये इस तरीक़ा से चलेगा। द्वितीय स्तर में क्या होता है, पहला स्तर जो हमारा हो गया वो तो हमारा हो गया उत्पादक, द्वितीय हो जाएगा हमारा उपभोक्ता, तृतीय हो जाएगा हमारा वो सेकेंडरी उपभोक्ता हो जाएगा, और जो हमारा चतुर्थ होगा, चतुर्थ जो होगा वो हमारा हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता, और जो हमारा पंचम होगा वो पंचमी वो हो जाएगा उपभोक्ता। तो देखो पौधा है, इसके लिए जो द्वितीय स्तर ये पौधे को हाथी खाता है, द्वितीय स्तर पर जो हिरण है हिरण को बाघ खाता है, और जो हमारा चतुर्थ स्तर है इसमें जो है पौधे को खरगोश खाता है, और खरगोश है या लोमड़ी है, इस तरीक़ा की आ जाएंगे। लोमड़ी भी खा लेती है खरगोश। ऐसे जो पंच स्तर, तो पौधे में हम पौधे जो है वो कीट खाते हैं, और कीट को मेढक खाता है, मेढक को जो है सांप खाता है, और सांप को मोर खाता है। तो ये इस तरीक़ा से हमारा चलता रहता है। तो अब ये जो खाद्य जाल है वो समझो। खाद्य जाल, जो खाद्य जाल है वो समझो, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। अनेक श्रृंखलाओं का जो समूह है वो खाद्य जाल कहलाता है। अच्छा, खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मार्ग बहुउद्देशीय होता है। परितंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक, क्योंकि पृथ्वी जो प्राकृतिक संतुलन है वो बनाए रखती है। इसके लिए अगर हम और अच्छे से उदाहरण से अगर हम समझें तो हम कैसे समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने पौधा लिया, ये पौधा हो गया। पौधे को जो खाया वो खाया टिड्डी ने, ठीक है। टिड्डी जो है फिर इसे पौधे को बकरी भी खा सकती है। अच्छा, फिर बकरी को किसने खाया, वो खाया मनुष्य ने, मनुष्य ने, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो पौधा है हमारा, इसके लिए और कौन खा सकता है, तो ये जो पौधा है इसके लिए खा सकता है खरगोश, खरगोश। इस खरगोश को कौन खा सकता है, लोमड़ी, लोमड़ी। इस लोमड़ी को कौन खा सकता है, शेर। ये यहाँ पे खत्म। अब ये जो खरगोश है, इस खरगोश को कौन खा सकता है, इस खरगोश को खा सकता है सांप, और ये जो सांप है इसको कौन खा सकता है, बाज, और ये जो बाज, ये जो सांप है और इसे कौन खा सकता है, इसको खा सकता है मोर। अच्छा, ये जो टिड्डा है इसको कौन सा खा सकता है, इस टिड्डे को मेढक खा सकता है, और ये मेढक है इस मेढक को सांप भी खा सकता है। तो इस तरीक़ा से ये जो हमारी चैन है वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये बात हो गई आज हमारे पर्यावरण को लेकर। तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी पर्यावरण संरक्षण को लेकर। तो ज़रा एक बार हम फिर से इसे दोहरा लेते हैं। पारिस्थितिकी की जो बात है, तो पारिस्थितिकी जो शब्द है वो सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने दिया है, और इसमें जो उष्णकटिबंधीय पारितंत्र है इसमें सर्वाधिक पारितंत्र माना जाता है।
पारितंत्र माना है। अच्छा, पारिस्थितिकी के जो घटक हैं वो जैविक घटक हैं और अजैविक घटक। तो जैविक घटक में हो जाएगा हमारे पौधे, जीव और बैक्टीरिया, वायरस। ये उत्पादक हो जाएंगे, ये उपभोक्ता हो जाएंगे और ये अपघटक कर्ता हो जाएंगे, यानी कि जो खंड खंड में बांट देते हैं। जैसे आपने देखा हो अपघटक कर्ता हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एक जो पौधा है उसके लिए कोई बकरी ने खा लिया, और वो बकरी जब मर गई तो उसके लिए जब हम फेंकने जाते हैं तो उसके लिए वहाँ पे 4-6 दिन के बाद आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत छोटे छोटे से बहुत कीड़े मकोड़े आपको मिलेंगे जो नग्न आंखों से भी नहीं देखे जा सकते। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे अपघटक कर्ता कहलाते हैं। ऐसे अगर हम बात करें जैविक घटक की, तो जैविक घटक में प्रकाश है, वायु है, जल है, मिट्टी है, कार्बनिक पदार्थ जो आते हैं वो सब हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, जो खाद्य श्रृंखला या जो खाद्य जाल जो कड़ी है, इसको लिंडमैन ने सबसे पहले दिया था। और ये जो पौधे हैं, पौधे को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, ये प्रक्रम चलता रहता है। अच्छा, फिर जो खाद्य जाल है, इसे अनेक श्रृंखलाओं का जो समूह है वो खाद्य जाल कहलाता है। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।